हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डबल एओ मुख्य परीक्षा की जीएस पेपर 2 के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछे गए एक प्रश्न का मैं मॉडल आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी हाल ही में बीपीएससी के द्वारा 3 मेंस एग्जाम का आयोजन किया गया, जिसमें ऑडिटर मुख्य परीक्षा, डबल एओ मुख्य परीक्षा और सीडीपीओ मुख्य परीक्षा शामिल हैं। अब अगर इनके प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो इनमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार तीनों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। करेंट अफेयर में तो रशिया यूक्रेन लगभग तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं इन तीनों मेंस एग्जाम में। तो इसीलिए जो भी अभी मेंस एग्जाम आयोजित कराई गई है उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, कम से कम उन सारे टॉपिक को आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि 67वीं मुख्य परीक्षा के अंतर्गत उस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तो आप लोग बेफिक्र होकर वहां पर आंसर लिख सकें। उसी के अंतर्गत मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नैनो टेक्नोलॉजी का नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि हमने बताया, डबलएओ मुख्य परीक्षा के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 2 में यह पूछा गया प्रश्न है। तो आइए इसके मॉडल आंसर को हम लोग देखते हैं। यह आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा, स्पेशली 67वीं और 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या नैनो टेक्नोलॉजी। प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? इस नई तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोगों की चर्चा करें। प्रश्न 2 सेक्शन में पूछे गए हैं। आप प्रश्न पढ़ेंगे तो लगेगा कि काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी का विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की चर्चा करना काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके लिए कुछ टर्म्स आपको कुछ ऐसे शब्द याद करने होंगे जो कि आपके आंसर को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो प्रश्न 2 सेक्शन में पूछा गया है। प्रश्न का पहला सेक्शन है, व्हाट डू यू मीन बाय नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो तकनीकी से आप क्या समझते हैं? प्रश्न का दूसरा सेक्शन है, यूजेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट सेक्टर्स। विभिन्न क्षेत्रों में नैनो तकनीकी का क्या क्या यूज किया जा सकता है, यह प्रश्न का दूसरा सेक्शन है। तो प्रश्न यहाँ पर 2 सेक्शन में पूछे गए हैं, लेकिन इसके अलावा मैं और कई सेक्शन है उसे मैं डिस्कस करूंगा। मैंने इसे मॉडल आंसर में शामिल नहीं किया, कारण यह है कि प्रश्न सिर्फ 2 डायमेंशन में पूछे गए हैं। लेकिन इसके अलावा मैं लेक्चर के दौरान अंतिम में मैं आपको बताऊंगा कि नैनो तकनीकी से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां हैं और भारत में नैनो तकनीकी के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कौन कौन से कदम अभी तक उठाए गए हैं। इन 2 महत्वपूर्ण सेक्शन को भी मैं डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि अगले डायमेंशन में आप प्रश्न पूछ ले कि नैनो तकनीकी से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग को बतलाते हुए इसकी चुनौतियों को बताएं। भारत सरकार के द्वारा नैनो तकनीकी से संबंधित अभी तक कौन कौन से पहल या प्रयास किए गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखकर मैं अंतिम में इन दोनों पर भी मैं डिटेल चर्चा करूंगा, पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग मॉडल आंसर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नैनो तकनीक से आप क्या समझते हैं? तो इसको आपको डिफाइन करना होगा कि आखिर नैनो तकनीक है क्या। ठीक है, नैनो तकनीक वह तकनीकी है, ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ में परमाणु, आणविक और सुपर मॉलिक्यूलर स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर कोई प्रश्न आए और आपसे पूछा जाए कि आप नैनो तकनीकी से क्या समझते हैं, जैव प्रौद्योगिकी से क्या समझते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन में परिभाषा को शामिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न 36 मार्क्स के शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट इंट्रोडक्शन में लिख लिया है प्रश्न, नैनो तकनीक से आप क्या समझते हैं। हमने लिखा कि नैनो तकनीकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक ऐसी तकनीकी है या तकनीकी की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ में परमाणु, अणु से बना है, आणविक तथा सुपर मॉलिक्यूलर स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः उन सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसके अंतर्गत उन्हीं सामग्रियों का अध्ययन करेंगे जिसका साइज 1 से 100 नैनोमीटर के अंतर्गत होगा, यानी कि 1 से 100 नैनोमीटर के अंतर्गत रेंज वाले जितने भी सामग्रियां होंगी उसका अध्ययन नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी हमने इसे इंट्रोडक्शन में डिफाइन किया। अब नैनो तकनीकी के बारे में और थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर नैनो तकनीकी में और क्या क्या होता है। नैनो टेक्नोलॉजी अणुओं एवं परमाणुओं की एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो कि भौतिक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वह बायोटेक्नोलॉजी जैसे कई अन्य विषयों को आपस में जोड़ती है। यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी
अणुओं एवं परमाणुओं की एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो भौतिकी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी जैसे कई अन्य विषयों को आपस में जोड़ती है। नैनो तकनीकी की बृहद संभावनाओं के कारण विभिन्न क्षेत्रों में नैनो तकनीकी विकसित करने के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर शोध चल रहे हैं। आप देखेंगे कि बीपीएससी में भी एक प्रश्न पूछा गया है, आप ध्यान दीजिएगा, अभी ऑडिटर में संभवतः पूछा गया है कि विज्ञान एवं तकनीक ने एक तरफ जहां मानव जीवन को आसान बनाया है, सुगम बनाया है, वहीं दूसरी तरफ इसने कई सारे ऐसे हथियार भी उपलब्ध कराए हैं जो मानव जीवन को का समूल विनाश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से तकनीकी के लिए, तकनीक का मानव जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए, उसके लिए वैश्विक स्तर पर निरंतर विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा शोध किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। नैनो तकनीक उनमें एक है और आज यह स्थिति है कि विश्व के विभिन्न देश नैनो तकनीकी पर रिसर्च कर रहे हैं। इसीलिए मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नैनो तकनीकी का प्रयोग व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इस तकनीकी की इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन यानी चिकित्सा, ऑटोमोबाइल, कृषि यानी एग्रीकल्चर, ऊर्जा, डिफेंस आदि क्षेत्रों में असीम संभावनाएं विद्यमान हैं। यानी कि नैनो तकनीकी का प्रयोग हम अपने मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में आदि विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी का डिफिनीशन और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हमने तथ्यों को, अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया। तो प्रश्न का पहला सेक्शन आपका यहाँ पर फिनिश होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो तकनीकी से आप क्या समझते हैं। अगला जो प्रश्न का सेक्शन है कि विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग को बताएं। तो हम लोग यहाँ एक एक सेक्टर को अलग अलग हम लोग देखेंगे। यहाँ पर डिटेल में भी लिखा जा सकता था, लेकिन मैं जो लेक्चर बताऊंगा वो आपके लिए पर्याप्त होंगे। पॉइंट के साथ साथ मेरा लेक्चर सुनते जाइए, आप आंसर पर्याप्त मात्रा में आप वहाँ पर लिख सकेंगे। पहला जो हम लोग देखेंगे नैनो तकनीकी का प्रयोग, वह चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में इसका प्रयोग क्या हो सकता है। सबसे पहला इसका प्रयोग है रोगों की जांच करने में। देखिए, रोगों की जांच करने वाले कई ऐसे उपकरण हैं जिसका निर्माण नैनो तकनीकी के माध्यम से किया जाता है। स्पेशली जो कैंसर कोशिकाओं की जांच की जाती है, कैंसर कोशिका, या फिर अगर वायरल संक्रमण है किसी को, तो वायरल संक्रमण की जांच करने के लिए जो तकनीकी का प्रयोग किया जाता है चिकित्सा के अंतर्गत, तो उसमें नैनो तकनीकी का बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर उसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा नैनो मेडिसिन, नैनो आकार के दवा बनाने में, जो छोटे छोटे कण के दवा हैं उनको बनाने में नैनो तकनीकी का भी बड़े स्तर पर वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रग डिलीवरी में भी नैनो चिकित्सा का प्रयोग किया जा रहा है। तो चिकित्सा के अंतर्गत ये 3 प्रकार के आप वहां पर लिखिएगा, ऐसे भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन आप एक एक पूरा सेंटेंस में आप लिखेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा और ज्यादा बेहतर मार्क्स आएंगे। चूंकि ये मॉडल आंसर है तो हमारी कोशिश होती है कि मैं यहाँ पॉइंट वाइज लिखूं और आपके साथ उसे डिस्कस करूं और आप लेक्चर समझकर उसे एक आंसर फॉर्मेट, अच्छा आंसर फॉर्मेट आप तैयार कर सकें। तो रोगों की जांच करने में हमने बताया वायरल संक्रमण की स्थिति में कैंसर कोशिकाओं की जांच अगर करनी हो तो नैनो चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा नैनो आकार के छोटे छोटे कण के दवा का निर्माण करना हो तो वहां पर भी नैनो तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। तो नैनो तकनीकी का प्रयोग इन 3 क्षेत्रों में चिकित्सा के अंतर्गत पर्याप्त है। अब हम लोग आगे देखेंगे चिकित्सा के पश्चात प्रतिरक्षा, बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है डिफेंस। आप डिफेंस और एग्रीकल्चर, ये 2 ऐसे सेक्शन हैं जिस पर बीपीएससी में अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वह नैनो तकनीकी हो, बायोतकनीक, जैव प्रौद्योगिकी हो, चाहे वह ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, कई सारे टेक्नोलॉजी का प्रयोग कृषि और डिफेंस सेक्टर में किया जा सकता है। तो आप इन दोनों प्रश्नों का आंसर अलग से भी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं रक्षा क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज है। देखिए, युद्ध क्षेत्र में बड़े ही उन्नत किस्म के हथियार बनाने में नैनो तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो युद्ध होता है वह आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। जिस समय मध्यकाल में युद्ध होते थे वह आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाती थी, लेकिन आज प्रत्येक देश के पास इतने विध्वंसक हथियार उत्पन्न हो चुके हैं, इतने विध्वंसक हथियार का उन्होंने इजाद कर लिया है कि आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। ऐसी स्थिति में रोबोट का प्रयोग एक बेहतर हो सकता है। रोबोट का प्रयोग युद्ध में बेहतर तरीके से किया जा सकता है और दुश्मन देशों के अंतर्गत, दुश्मन देश की जो सेनाएं हैं उसके अंतर्गत वहां पर जाकर रोबोट के माध्यम से कई सारे विध्वंस किए जा सकते हैं। इसके अलावा नैनो तकनीकी के माध्यम से हाइपर रिएक्टिव विस्फोट भी किया जा सकता है, जो कि युद्ध के समय अपने देश को
विजय दिलाने में, अपने देश को विजयी दिलाने में काफ़ी ज़्यादा कारगर हो सकती है। इसके अलावा सेंसर, कैमरा, रिकॉर्डिंग आदि के माध्यम से खुफिया जानकारी एकत्र करना। आप तो जानते हैं कि वर्तमान समय में युद्ध तभी कोई जीत सकता है जब तक कि दुश्मन देश के बारे में उसके पास खुफिया जानकारी हो। अगर खुफिया जानकारी हमें पहले से ही, दुश्मन देश की जानकारी हमें पता चल जाता है, तो उसके जो सबसे संवेदनशील क्षेत्र है उनकी सारी सूचनाएं अगर हमें पता चल जाएगा, उनका किस प्रकार से स्ट्रेटजी होगी युद्ध के दौरान, अगर वे हम खुफिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लें तो युद्ध को आसानी से जीता जा सकता है। और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का डिफेंस सेक्टर में यह पर्याप्त है। अब 2 पॉइंट, ये 2 सेंटेंस में 2 वाक्य में आप लिखेंगे तो आपका अच्छा पैराग्राफ बन जाएगा, तो आंसर आप काफी अच्छे से लिख पाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण सेक्शन है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र में नैनो तकनीकी का प्रयोग। कीटों को नियंत्रित करने में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। खरपतवार नाशक के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि अगर खरपतवार नाशक के रूप में जब नैनो तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा तो इससे फसलें नष्ट होने से बचेगी और पैदावार उन्नत किस्म की होगी और जो उत्पादन होगा वह अधिकतम उत्पादन होगा। तो नैनो तकनीकी का प्रयोग इस क्षेत्र में भी कृषि के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बेसिकली पैकेजिंग के दौरान उसे डिटेक्टिंग बायोसेंसर के रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं नैनो तकनीकी के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में। तो पैकेजिंग में नैनो तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो खाद्य उपकरण है उसके शुद्धिकरण में भी नैनो तकनीकी का प्रयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में किया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप पहला जो लिखेंगे यूज कीटों को नियंत्रित करने में, दूसरा यूज आप लिखेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पहला पॉइंट लिखिए पैकेजिंग में नैनो आधारित डिटेक्टिंग बायोसेंसर के रूप में और खाद्य उपकरणों के शुद्धिकरण के रूप में। तो इस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में नैनो तकनीकी के उत्पादन से, नैनो तकनीकी के प्रयोग से न सिर्फ उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि इसके साथ साथ जो पैदावार है वह उत्तम कोटि का पैदावार भी हो पाएगा। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि का यूज है। मैं आगे वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा, इन 3 क्षेत्रों में कौन कौन से महत्वपूर्ण तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है, बायोटेक का, नैनोटेक का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, तो उन सब की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि वहां पर जो जानकारी दी जाती है आप उससे अवगत हो सकें। चलिए, कृषि के बाद अब हम लोग आगे देखते हैं ऊर्जा यानी कि एनर्जी सेक्टर। ऊर्जा के भंडारण हेतु कुशल व टिकाऊ तकनीकी की आवश्यकता होती है और उस तकनीकी के लिए जो नैनो तकनीकी है वह काफ़ी बेहतर, काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो ऊर्जा के भंडारण हेतु कुशल व टिकाऊ तकनीकी के रूप में नैनो तकनीकी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऊर्जा को संग्रहित करना हो, ऊर्जा को स्थानांतरित करना हो, तो उसके लिए जिन नए तकनीकों, नवीन तकनीक अगर हमें अपनाना हो तो इस तकनीकी में नैनो तकनीकी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। तो चाहे ऊर्जा के भंडारण करना हो, ऊर्जा का संग्रहण करना हो, ऊर्जा का स्थानांतरण करना हो, इन सभी क्षेत्रों में एनर्जी सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हम बड़े स्तर पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा क्षेत्र में नैनो तकनीकी का प्रयोग यहाँ पर वर्णित है। अब देखते हैं इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण क्षेत्र में क्या किया जा सकता है। तो देखिए, नैनो तकनीकी जो है वह कहीं ना कहीं एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। पर्यावरणीय स्थिरता प्रदान करने में नैनो तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि वर्तमान समय में आप अभी का एग्जाम्पल लीजिए तो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है या नॉर्दर्न आप इंडिया कह सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के कुछ बेल्ट हो गए या फिर राजस्थान का कुछ बेल्ट हो गया, यूपी के कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अभी पॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो रहे हैं। स्पेशली दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, चाहे वह गुरुग्राम हो या फिर नोएडा हो या फिर संपूर्ण दिल्ली का क्षेत्र हो, तो पर्यावरण की जो स्थिति है, प्रदूषण की जो स्थिति वहाँ बड़े स्तर पर विद्यमान है। तो वैसे प्रदूषण को कम करने में नैनो तकनीकी का हम बड़े स्तर पर प्रयोग कर सकते हैं। इससे प्रदूषण में कमी होगी तो स्वाभाविक है कि हमारा जो पर्यावरण है वह पूरी तरीके से स्वच्छ रहेगा, और अगर पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो मानव जीवन स्तर जो है वह काफ़ी बेहतर तरीके से मानव अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रदूषण को कम करने में नैनो तकनीकी का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विभिन्न संभावित पर्यावरणीय और मानव स्वास्थ्य जोखिम को कम करने में भी नैनो तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप ये दोनों को जोड़कर लिख सकते हैं कि पॉल्यूशन को अगर हम कम करेंगे तो कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य की जो जोखिम है उसमें भी कमी आएगी। तो इस प्रकार से पर्यावरण क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग विभिन्न सेक्टर में किया जा सकता है।
अब हम लोग आते हैं विनिर्माण क्षेत्र में। निर्माण का मतलब है विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है। तो किस प्रकार से विनिर्माण क्षेत्र में हम नैनो तकनीकी का प्रयोग कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि जब आप विनिर्माण क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। तो कंक्रीट का, अगर हम कंक्रीट को मजबूत बनाना चाहें तो कंक्रीट को मजबूत बनाने के लिए नैनो पार्टिकल संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है, नैनो आणविक संरचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भी एक बेहतर विकल्प है विनिर्माण क्षेत्र में। अगर हम विनिर्माण कर रहे हैं, कहीं किसी जगह को हम स्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड रूप देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर उसे मजबूत बनाने के लिए, कंक्रीट वगैरह को मजबूत बनाने के लिए, दीवार को मजबूत बनाने के लिए नैनो पार्टिकल से संबंधित संरचनाओं का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा पराबैंगनी और अवरक्त विकिरण अवरुद्ध करने के लिए उष्मा प्रतिरोधी नैनो सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर पराबैंगनी और अवरक्त विकिरण का प्रभाव हमें ज़्यादा प्रदर्शित हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए भी नैनो सामग्री का प्रयोग हम बड़े स्तर पर कर सकते हैं। इस प्रकार से निर्माण क्षेत्र में नैनो तकनीकी का प्रयोग है। अब है जल के शोधन और उपचार में। जल के शोधन और उपचार में नैनो तकनीकी का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें भी नैनो तकनीकी का प्रयोग कई स्तर पर किया जा सकता है। जैसे पहला हो गया चुंबकीय नैनो कणों का प्रयोग हम इसके लिए कर सकते हैं। जल शोधन के लिए चुंबकीय नैनो जो पार्टिकल्स होते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा संदूषकों या रोगाणुओं का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा जल है जो शुद्ध है या नहीं है, जल में कौन से मात्रा जो है, किसकी मात्रा अधिक है, आर्सेनिक ज़्यादा है या कौन सी किसकी मात्रा अधिक है, तो इसके लिए हम नैनो सेंसर तकनीकी का हम प्रयोग करके जल को संशोधित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जल के शोधन और उपचार में भी नैनो तकनीकी का प्रयोग बड़े स्तर पर और व्यापक स्तर पर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नैनो तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रश्न का जो सेक्शन था वह यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर हम इंट्रोडक्शन और हमारे मॉडल आंसर को देखें तो इसे हमने 3 पेज में लिखने का प्रयास किया, लेकिन हमने कई सारे ऐसे फैक्ट्स बताए, कई सारे ऐसे आपको कंसेप्ट दिए हैं, आइडियाज दिए हैं, जो आप अगर उस पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे तो यह आंसर आपका पर्याप्त 4 पेज में आप आराम से लिख पाएंगे। क्योंकि वहां पर जो आपको पेज मिलेंगे लिखने के लिए, वह एक प्रश्न का उत्तर आपको 4 पेज में लिखने होंगे। तो हमारा मॉडल आंसर और हमारा लेक्चर, इन दोनों को मिलाकर लिखें तो एक प्रश्न का आंसर आप काफी बेहतरीन और सुंदर आकर्षक तरीके से आप लिख पाएंगे। तो यह प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। लेकिन हमने बताया ये तो AA मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपको पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ आगामी रणनीति, आगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर भी आपको काम करने होंगे। तो इस पर काम करने के लिए हमें 2 सेक्शन हमने और बताया कि या तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नैनो तकनीकी के क्षेत्र में उपयोग को बताते हुए नैनो तकनीकी के क्षेत्र में आप चुनौतियों को बताएं और भारत सरकार के द्वारा क्या क्या इस दिशा में पहल किए जा रहे हैं, इस पर चर्चा करें। तो अभी हमने नैनो तकनीक के डिफिनीशन को देखा, वहां से आप नैनो तकनीक की डिफिनीशन को आप ले लेंगे, उसके यूज को ले लेंगे। और अब हम लोग देखते हैं नैनो तकनीकी की चुनौतियां क्या क्या हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, नैनो तकनीकी की चुनौतियां यहां पर हमने लिख दिया है। लिसन लेक्चर, यानी कि आप लेक्चर को सुने। हर चीज मैं यहां पर मॉडल आंसर में मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि प्रश्न के अनुसार मॉडल आंसर तैयार करने होते हैं। यहां पर चुनौतियां पूछी नहीं गई है, लेकिन मैं अलग से आपको यहां पर बताऊंगा कि नैनो तकनीकी के क्षेत्र में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। आप ध्यान से सुनिए और पॉइंट्स को कोशिश करें कि आप अपने नोट्स पर उसे नोट डाउन करते चलें, और ताकि आपका आंसर एक बेहतरीन, एक संपूर्ण टॉपिक वो आपका नैनो तकनीकी का तैयार एक ही लेक्चर के माध्यम से आपका हो जाए। तो अब हम लोग देखते हैं नैनो तकनीकी के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहला चुनौती है, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला जो चुनौती है वह स्वास्थ्य क्षेत्र में इसकी चुनौतियाँ देखने को मिलती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ हैं, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वह एंजाइमेटिक होते हैं, कोशीय और अन्य अंगों से संबंधित कार्यों को वह बाधित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नैनो तकनीकी की जो सबसे बड़ी चुनौती हुई वह स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव को लेकर हुई, क्योंकि ये स्वास्थ्य के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कई सारे स्वास्थ्य के ऐसे अंग हैं जिन पर ये दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहली चुनौतियां हो गई। दूसरा जो सबसे बड़ा चुनौती है वह कुशल श्रम बल का अभाव है। अब देखेंगे कि कुशल श्रम बल, नई नई जो तकनीकी आती है उसके बारे में लोगों को अधिक जानकारी होती नहीं है। कुशल श्रम बल का मैं लिख दे रहा हूं, कुशल श्रम बल का अभाव। नई नई जो तकनीक आती है लोगों को उसके बारे में जानकारी होती नहीं है, टेक्नोलॉजी आई है तो इसके बारे में क्या है कि लोगों को जब तक आप ट्रेंड नहीं करेंगे, लोगों को स्किल्ड नहीं बनाएंगे, तब तक इस क्षेत्र
क्षेत्र में जो स्पेशलिस्ट पर्सन होने चाहिए उसका अभाव रहेगा। तो सबसे बड़ी समस्या है कि कुशल श्रम बल का अभाव है, और अगर कुशल श्रम बल का अभाव होगा तो उस तकनीकी का बड़े स्तर पर देश के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि नैनो तकनीकी का प्रयोग अगर एग्रीकल्चर में करना हो तो जो सामान्य किसान जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले या फिर शहरी क्षेत्र में बड़े बड़े किसान रह रहे हो उन्हें भी नैनो तकनीकी का कृषि क्षेत्र में प्रयोग किस प्रकार से किया जाए इसकी जानकारी नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, कुशल श्रम बल का हमें विकास करना होगा, सरकार के द्वारा जागरूकता फैलाई जाएगी और जो भी किसान वैज्ञानिक हैं या छोटे किसान सलाहकार वगैरह हैं उनको व्यापक स्तर पर प्रयोग करके इसका प्रचार प्रसार करना होगा, तब नैनो तकनीकी का हम कृषि के क्षेत्र में हो या फिर मानव जीवन में हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यह दूसरा सबसे बड़ा चुनौतियां हुआ कुशल श्रम बल का अभाव। तीसरा सबसे बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां हो गई वह जानकारी के अभाव को लेकर। अभी हमने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान हैं उनको जानकारी ही नहीं है कि नैनो तकनीकी का प्रयोग हम कीटों को मारने में कर सकते हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ाने में कर सकते हैं। तो इसके लिए जानकारी का अभाव है, तो सरकार के द्वारा इस स्तर पर बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है लोगों को जागरूक करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है जो दूसरे नंबर पर आप इस चुनौती को लिखेंगे वह है पर्यावरण संबंधी चिंताएं। पर्यावरण संबंधी निस्संदेह जो नैनो तकनीकी है वह प्रदूषण कम करने में सहायक है, लेकिन हमने ये भी बताया कि स्वास्थ्य पर भी इससे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मानव जीवन भी इससे दुष्प्रभावित हो सकती है। लेकिन इसके अलावा पर्यावरण संबंधी भी इसकी चिंताएं हैं, जैसे नैनो पार्टिकल्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों का एक नया वर्ग पैदा कर सकता है। तो नैनो पार्टिकल जो होते हैं वह नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों का एक नया वर्ग पैदा कर सकता है। इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगी। तो ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस किया नैनो तकनीकी से संबंधित चुनौतियों के बारे में। इसके अलावा एक और आप पॉइंट रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने बताया कि युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों के प्रयोग में हम नैनो तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह मानव जीवन के लिए जो है वह मानव समुदाय के लिए एक तरह से खतरा होगा और उनके जो नैतिक जीवन है उस पर सवाल उठने लगेंगे। तो आप कह सकते हैं कि युद्ध के दौरान इस प्रकार के रसायन का अगर आप प्रयोग करेंगे तो इससे कहीं विश्व के कई सारे देश, विश्व की मानव आबादी जो निर्दोष होगी वो भी प्रभावित होगी। तो ये भी एक कई बड़ी चुनौतियां हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। युद्ध के दौरान ये नैतिकता से संबंधित मुद्दा उभर कर सामने आएगा। तो इस प्रकार से नैनो तकनीकी के क्षेत्र में कई सारे चैलेंजेस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब अगला सेक्शन देखते हैं कि आखिर भारत सरकार के द्वारा नैनो तकनीकी से संबंधित कौन कौन सी पहल की गई है। तो मैं यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दूं, सबसे पहली बार भारत सरकार के द्वारा 9वीं 5 ईयर प्लान यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार के द्वारा सबसे पहली बार नैनो सामग्री को लेकर अनुसंधान या रिसर्च के RESEARCH रिसर्च के क्षेत्र में सरकार के द्वारा कदम उठाए गए थे। और 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से भारत सरकार के द्वारा इस में अनुसंधान पर फोकस किया गया। तो आप पहला प्रयास लिखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार के द्वारा नैनो तकनीकी से संबंधित शोध कार्य को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आप बढ़िए दूसरा पॉइंट पे आप लिखिएगा कि वर्ष 2007 ईस्वी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक नैनो मिशन स्थापित की गई। नैनो मिशन की जो स्थापना की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम किस प्रकार से नैनो टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देंगे। तो दूसरा महत्वपूर्ण पहल सरकार के द्वारा की गई वर्ष 2007 ईस्वी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत नैनो मिशन लॉन्च किया गया, नैनो मिशन की शुरुआत की गई। इसके अलावा अब देखेंगे कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, मैं यहाँ पर तीसरा नंबर लिख रहा हूँ, आप ध्यान देंगे, सॉरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं, IT जो मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत एक नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन काउंसिल की स्थापना की गई। मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ NIC। आप लिखें N मतलब नैनो टेक्नोलॉजी, I मतलब इनोवेशन और C मतलब काउंसिल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स नवाचार परिषद, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, आई इनोवेशन, सी से काउंसिल यानी कि परिषद। तो इस प्रकार से IT मंत्रालय के अंतर्गत NIC का गठन किया गया। यह तीसरा महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के पहले प्रयास के तहत 9वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शोध कार्य को बढ़ावा दिया गया। वर्ष 2007 ईस्वी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत नैनो मिशन की नींव रखी गई और इसके बाद IT मिनिस्ट्री के अंतर्गत NIC का गठन किया गया, नैनो तकनीकी इनोवेशन यानी कि नवाचार
परिषद काउंसिल की नींव रखी गई। इसके अलावा भी कई सारे प्रयास किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, लेकिन ये 3 जो प्रयास हैं वह नैनो तकनीकी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है और सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके जो 67वीं मुख्य परीक्षा होने वाली है तो उसमें अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से प्रश्न रहने की संभावना है, जिसे हमने बताया है और टेलीग्राम में भी हमने इस प्रश्न को दे दिया था, तो आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नैनो तकनीकी से आप क्या समझते हैं, नैनो तकनीकी का मानव जीवन के किन किन विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है, उस प्रयोगों को बतलाते हुए नैनो तकनीक से संबंधित चुनौतियों को लिखे, साथ ही भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में क्या क्या महत्वपूर्ण पहल किए जा रहे हैं इसको बताएं। तो इस प्रश्न अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका संपूर्ण आंसर हमने इस लेक्चर में दे दिया है। अब कंक्लूजन बतलाते हुए इस मॉडल आंसर को हम लोग फिनिश करते हैं और मुझे उम्मीद है कि नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित नैनो टेक्नोलॉजी के जितने भी पक्ष हैं, जो भी चुनौतियां हैं, वो सभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नैनो तकनीकी का उपयोग मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। उपर्युक्त वर्णित क्षेत्रों के अतिरिक्त सौंदर्य प्रसाधन विनिर्माण, वस्तु विनिर्माण एवं अंतरिक्ष विज्ञान आदि में भी नैनो प्रौद्योगिकी के प्रयोग की असीम संभावनाएं विद्यमान हैं। इसी के साथ हमारा ये मॉडल आंसर फिनिश हुआ। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, ये हमने AAO के जो GS पेपर 2 साइंस एंड टेक में पूछे गए प्रश्न थे उसे हमने डिस्कस किया, लेकिन आप अगर देखेंगे कि जो CDPO की जो मुख्य परीक्षा आयोजित की गई है GS पेपर 2 को लेकर, जिसके अंतर्गत साइंस एंड टेक सेक्शन है, उसमें भी नैनो टेक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। वह प्रश्न है, मैं रिपीट कर रहा हूं, नैनो तकनीकी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी 21वीं सदी की प्रमुख तकनीक में से एक क्यों है, यानी कि नैनो तकनीकी का यहाँ पर आपको विशेषता बतलाना है कि किस प्रकार से अन्य टेक्नोलॉजी से यह डिफर है। तो आप इसके यूज को वहां पर लिखेंगे कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर में उत्पादकता बढ़ाने में, पैदावार उच्च कोटि की पैदावार करने में, डिफेंस में शत्रुओं को नाश करने में, खुफिया सूचनाओं को एकत्रित करने में, जल शोधन में, आप डिफरेंट जो हमने बताया यूज को आप लिखें, वही यूज अन्य तकनीक से इसे अलग करता है। इसके अलावा प्रश्न था कि भारत सरकार के मिशन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मुख्य विशेषताओं और देश के विकास की प्रक्रिया में इसके अनुप्रयोग के दायरे का वर्णन करें, जो कि CDPO में प्रश्न पूछा गया। ये उस प्रश्न को और AAO जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए उन दोनों प्रश्नों को हमने इस लेक्चर में समाहित कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस लेक्चर से आप काफी लाभान्वित होंगे और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जितने भी सूचनाएं होनी चाहिए थी वह हमने एक लेक्चर के माध्यम से समरी वे में समराइज करके आपको हमने प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो के माध्यम से मैं जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद बहुत बहुत।